उधर अंता उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन मैदान में दिग्गज उतरे। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने रोड शो किए और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन की मांग की। रिपोर्ट देखिए। थम गया शोर, अब सिर्फ डोर टू डोर। खत्म हुआ प्रचार, दिग्गजों ने भरी हुंकार। सीएम भजनलाल, वसुंधरा राजे ने दिखाई ताकत। प्रमोद जैन भाया की फिर चमकेगी किस्मत। अंता के रण में जीत के प्रण को लेकर प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल और वसुंधरा राजे एक बार फिर से रोड शो में साथ दिखे। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया के लिए डोटासरा, जूली समेत प्रदेश प्रभारी रंधावा ने भी जान झोंकी। बीजेपी के रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद की राजनीति करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है और ये डबल इंजन की जो सरकार विकास कर रही है उस पर ये जनता मोहर लगा रही है और मैं कह सकता हूं कि मोहरपाल सुमन बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाले हैं। आप ये जनसैलाब देख रहे हैं, ये जनसैलाब डबल इंजन की सरकार का विकास है। एक तरफ वो भ्रष्टाचारी लोग हैं तो हमेशा भ्रष्टाचार, झूठ और लूट की बात करते हैं, उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी रथ पर मौजूद रहे और उन्होंने अपने प्रत्याशी मोहरपाल सुमन के लिए हुंकार भरी। विकास करवा सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिता करके भेजेंगे कि जिस प्रकार के आपके सांसद माननीय दुष्यंत सिंह जी दिल्ली में और इस इलाके के विकास की बात करते हैं, ठीक इसी प्रकार से राजस्थान विधानसभा में भी मोहरपाल सुमन जीत करके गए तो इस इलाके का विकास निश्चित रूप से करेंगे। कांग्रेस ने भी आखिरी दिन अंता में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें पार्टी के नेताओं ने एकता का संदेश देते हुए अपने उम्मीदवार के लिए जन समर्थन की मांग की। बता दें, कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया लगातार 5वीं बार चुनावी मैदान में हैं और उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। भाया जी यहाँ से जीत के जाएंगे, हम 1 और 1 11 होंगे। अंता और 12 की जनता की जो भी दुख तकलीफ होगी उसको राजस्थान की विधानसभा में उठाएंगे और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बात कहना चाहूंगा। उधर नरेश मीणा भी निर्दलीय मैदान में हैं और उनियारा की ही तरह अंता में भी सियासी खेल बिगाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इतना ही नहीं, नरेश मीणा इस बार विधायक बनने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और अंता उपचुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में भी उभरे हैं। अंता का उपचुनाव इस बार लोकल मुद्दों पर हो रहा है। अब 11 नवंबर को चुनाव की तैयारी है और बारी जनता की है। देखना ये होगा कि इस बार अंता का किंग कौन बनकर निकलता है। न्यूज़ 18 के लिए अंता से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। और इससे बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के जयपुर दौरे को लेकर बड़ी जानकारी है। 12 नवंबर को जयपुर आने का कार्यक्रम है मोहन भागवत का। एडवांस सिक्योरिटी मीटिंग और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, मोहन भागवत आएंगे जयपुर, इसे लेकर के उनका कार्यक्रम बन रहा है। 12 नवंबर को आरएसएस प्रमुख का जयपुर का दौरा, इसे लेकर के ये बड़ी जानकारी। एयरपोर्ट पर एडवांस सिक्योरिटी मीटिंग इसे लेकर के हुई है। मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर के भी बैठक की गई, विचार विमर्श किया गया और बड़ी जानकारी इस वक्त की। उधर चलिए बात कोटा डबल मर्डर मामले की, एक्शन की, जहां पर 2 दिन पहले हुए नर्सिंग कर्मी की पत्नी और बेटी की गला घोंटकर हत्या मामले का पुलिस ने आखिरकार खुलासा कर दिया। 3 लोगों ने मिलकर दोनों की हत्या की थी। इनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपियों ने 3-4 महीने पहले 60,000 रुपए उधार दिए थे। महिला ने वापस नहीं दिए तो हत्या की प्लानिंग कर डाली। महज कुछ घंटों में ही
आरोपियों को धर दबोचा है। मुख्य आरोपी प्रदीप वैष्णव नाम का एक व्यक्ति है जो मृतका के दूर का रिश्तेदार और उसी के गांव का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ से उसने मोटिव ये बताया है कि उसने मृतका को कुछ 50-60 हज़ार रुपये उधार दिए थे, जो मृतका पिछले 3-4 महीने से बार बार उसके मांगने पर भी नहीं लौटा रही थी। एक दिन पहले भी उसने घर पे जाकर कोशिश की थी मृतका से उधार के पैसे मांगने की। जब उसने पैसे वापस नहीं किए तो उसने प्लानिंग की। उसी के गांव का एक व्यक्ति है भरत, जिसकी मोटरसाइकिल पे ये लोग गए। साथ में एक राजू नाम का व्यक्ति और था। भरत मोटरसाइकिल के साथ बाहर गेट के बाहर था और ये दोनों अंदर गए। पहले इन्होंने चाय पी है, मृतका से खाना बनाने के लिए कहा है, क्योंकि मृतका इनको जानती थी पहले से और घर पे भी इनका आना जाना था तो वो कंफर्टेबल थी। वो जब खाना बनाने के लिए किचन में गई तब पीछे से प्रदीप वैष्णव ने इसका गला घोंट के इसकी हत्या कर दी। फिर जब ये वापस बाहर निकल रहे थे तभी छोटी बच्ची अपने स्कूल से वापस लौटी। तो जब उसने देखा कि बच्ची ने सबको देख लिया है घटना करते हुए, तो इन्होंने बच्ची का मुंह दबाकर और गला दबाकर भी हत्या की। राजस्थान के युवकों को नौकरी के झांसे में लेकर थाईलैंड बुलाया गया, जहां उनके साथ मौत से भी बदतर गंदा खेल शुरू हुआ, जिसमें साइबर ठगी के लिए कॉल ना करने पर दाने दाने को उन्हें तरसाया गया। 3rd डिग्री का टॉर्चर उन्हें दिया गया। रिपोर्ट देखिए। विदेश में 3rd डिग्री टॉर्चर, साइबर ठगी की काली दुनिया, आंखों में डर, पीड़ा, मंजर भयंकर, विदेश में नौकरी का काला सच। विदेश में मोटी तनख्वाह और शानदार जीवन का सपना लेकर थाईलैंड पहुंचे झुंझुनू के 2 युवक जब वापस लौटे तो उनकी आंखों में केवल डर, पीड़ा और वो मंजर है जो 3rd डिग्री टॉर्चर से कहीं ज्यादा था। यह कहानी है झुंझुनू के अक्षय मीणा और शैलेश मीणा की, जो थाईलैंड और म्यांमार की सीमा से अवैध साइबर कैंप से जान बचाकर लौटे। दरअसल दोनों युवकों को सोशल मीडिया के जरिए टेलीग्राम पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी और 80,000 रुपए की मासिक वेतन का ऑफर मिला। एजेंट ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वीजा और टिकट फ्री रहेंगे। लालच में आकर दोनों युवक अगस्त महीने में दिल्ली से बैंकॉक के लिए रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें थाईलैंड से म्यांमार बॉर्डर पर अवैध साइबर ठगी कैंप में ले जाया गया, जहां से उनका भयावह सफर शुरू हुआ। यहाँ पे आना पॉसिबल है लेकिन जाना इम्पॉसिबल है। उसके बाद में मेरे को काम दिया गया 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद अमेरिका के लोगों को दोस्ती करना वहाँ से डेटिंग ऐप पे। उसके बाद में आगे की प्रोसेस वो करते थे, डेटिंग ऐप से एक अच्छा रिश्ता बना के और क्रिप्टो का स्कैम करते थे। दोनों को जंगल के रास्ते से होते हुए थाईलैंड बॉर्डर पर म्यांमार के केके पार्क ले जाया गया। वहां साइबर ठगी के काम की ट्रेनिंग दी गई और जब युवकों ने इस काम से इनकार किया तो उन्हें टॉर्चर किया जाने लगा। इंटरनेट के जरिए विदेशी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करने को मजबूर किया गया और यह काम फर्जी निवेश वेबसाइट्स, लॉटरी, ऑनलाइन डेटिंग और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करवाया जाता है, जिसमें भारत के अलावा युगांडा, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया समेत कई देशों के हजारों लोग जबरन काम करने को मजबूर थे। और इतना ही नहीं, जो विरोध करता है उसे मारपीट कर जेल में भी डाल दिया जाता है या एजेंट के जरिए 4 से 5 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। लेकिन करीब 15 दिन पहले कंपनी के अंदर गोलीबारी और बमबारी की घटना हुई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। कुछ युवक बॉर्डर पार कर थाईलैंड पहुंच गए तो कुछ को स्थानीय माओवादियों ने मार डाला, लेकिन शैलेश और अक्षय किसी तरह से जान बचाकर थाईलैंड पहुंचने में सफल रहे। उसके बाद में अचानक से वहाँ पे क्रैकडाउन हुआ, लोग भगने लगे। भगने के बाद में हम लोग भी वहाँ से निकल के आए म्यांमार सिटी के अंदर। जैसे हम वहाँ आए, पीछे से उस जो केके पार्क था उसमें बमबारी भी हुई। हम लोग सेफली, कुछ लोग नदी पार कर पाए, कुछ लोग अभी तक वहीं हैं। इसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 500 से अधिक फंसे भारतीय युवकों को थाईलैंड से भारत लाया। इन दोनों युवकों को भी वापस लाकर जयपुर साइबर सेल को
सौंपा गया। लेकिन वहाँ सब लोग परेशान थे, मेरे जैसे बहुत लोग थे वहाँ पे जो पहले से फंसे हुए थे, जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो वहाँ की जो अभी रेस्क्यू किया गया, वहाँ जितने भी लोग इंडियन लोग हैं, इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत मदद की। एसपी के निर्देश पर एसआई भीवाराव दोनों युवकों को जयपुर से लेकर गुड़ागोड़जी पहुंचे। मेडिकल जांच और दस्तावेजी कार्रवाई के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। थाईलैंड से अपने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इनको इंडिया के 500 लोगों को लाए गए, जिनमें से 2 व्यक्ति ये अपने झुंझुनू जिले अपने उदयपुर वाटी क्षेत्र के हैं। थाईलैंड में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी और मोटी तनख्वाह के झांसे में आकर देश के 2000 से अधिक युवा थाईलैंड और म्यांमार की सीमा पर स्थित अवैध कैंपों में फंसे हुए हैं। इन युवाओं से वहां पर जबरन साइबर ठगी का काम करवाया जा रहा है और यह काम करने से मना करने पर मारपीट भी की जाती है। इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया जाता है। कई दिन तक भोजन भी नहीं दिया जाता और ऐसे में मजबूरन साइबर फ्रॉड का काम करना पड़ रहा है। थाईलैंड और म्यांमार की सीमा से लौटे इन 2 युवकों की कहानी हर उस भारतीय के लिए सबक है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान के दौरान कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपए की अच्छी खासी कमाई की। ये चंद्रयान 3 के बजट से कहीं ज्यादा है, जो कि 615 करोड़ रुपए की लागत से सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा था। और इस साल के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में शुरू हुए वार्षिक अभियान के बाद से कबाड़ बेचने से सरकार की कुल कमाई लगभग 4100 करोड़ रुपए हो गई है। इस साल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में चलाए गए अभियान में अब तक का सबसे ज्यादा 232 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस खाली करवाया गया। अब तक के सबसे ज्यादा 29 लाख फिजिकल फाइलें हटाई गई हैं और यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान भी था, क्योंकि इसमें लगभग 11,58,000 ऑफिस स्पेस शामिल थे। 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने, जिनमें मनसुख मांडविया, के राममोहन नायडू और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस पूरे अभियान की देखरेख की। 2021 से लेकर के 2025 तक की अवधि में सरकार ने 5 सफल विशेष अभियान चलाए, जिनसे स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यों में लंबित मामलों को कम करने में मदद मिली है। 2021 से 2025 तक इन 5 विशेष अभियानों में कुल प्रगति जिस प्रकार से रही है वो इस तरह से है कि स्वच्छता अभियान के तहत 23,62,000 कार्यालय स्थलों को शामिल किया गया, जिनमें 928.84 लाख वर्ग फीट जगह खाली हुई। 166,95,000 फाइलें हटाई गई या बंद की गई और कबाड़ की बिक्री से प्राप्त राजस्व बढ़कर के 4,097.24 करोड़ रुपए तक हो गया। उधर झुंझुनू के नेहरा पहाड़ पर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पहाड़ की चोटी पर यह आग लगी, जो 2 घंटे से ज्यादा वक्त से लगातार धधक रही है। नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से आग बुझाने में दिक्कतें आ रही है। फायर कर्मी खुद अब इस आग के आगे बेबस नजर आ रहे हैं और इस आग के अपने आप बुझने का इंतजार कर रहे हैं। आग से पहाड़ की झाड़ियां, पेड़ों को, वनस्पति को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हैं। उसके बाद में लाल पहाड़ी के पास गए, वहाँ पे रास्ता नहीं था। उसके बाद में तलमजी स्कूल के पास आए थे। उसके बाद में देखा तो आपने अपने यहाँ पर खाई है, तो आपने यहाँ पर आग नहीं थी। घूम के तो पिछले भी अपना इतनी आग नहीं थी, चोटी में आग है। तो उसके बाद में आपने यहाँ पर उसका खड़े साहब ब्रेक भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आग अभी कंट्रोल में है। श्रीमाधोपुर शहर के खंडेला बाजार में दिन दहाड़े ज्वेलरी की दुकान से करीब 10 लाख रुपए की कीमत की सोने की अंगूठियां चोरी हो गई। आरोपी ने महज 2.5 मिनट में इस वारदात को अंजाम दिया है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए दुकान के, जिसको लेकर के अब पुलिस की तफ्तीश जारी है। इस तरीके से शातिराना तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वो सब कुछ सीसीटीवी में कैद हुआ है। अंगूठी बना रहा था,
वो ग्राहक आया मेरे को, बच्चे की कोई सालगिरह है छोटी सी, तो उसके लिए बाली चाहिए मेरे को। तो मैं पूछ रहा ठीक है वो दिखावा ला आपको, फिर ये भी नहीं चाहिए, फिर वो ये अब उठे वो बीमारी उठा ले वो डब्बो, एक डब्बो पार कर लिए। तो डब्बे में कितना सामान है? 80 ग्राम। लगभग लागत? हाँ लगभग लागत मान लो कैमरा गणी देख रहे हो, बताओ कैमरा देख। उधर बीकानेर में एक बार फिर से गैंगस्टर रोहित गोदारा गिरोह के नाम पर व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। आरोपी ने फिरौती नहीं देने पर व्यापारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। रिपोर्ट देखिए। फिर आई धमकी वाली कॉल, व्यापारी से मांगी रंगदारी, गैंगस्टर गोदारा के गुर्गे की चेतावनी, मचा हड़कंप, पुलिस अलर्ट। गैंगस्टर के गुर्गों की एक कॉल ने व्यापारी के दिन का सुकून और रात की नींद उड़ा दी है। जी हां, बीकानेर के व्यापारी के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसके बाद व्यापारी ने जो बताया, प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। दरअसल गांधी कॉलोनी के रहने वाले पीड़ित व्यापारी राजकुमार जाट ने बिछवाल थाने पर एक मामला दर्ज करवाया है। व्यापारी ने बताया कि 5 नवंबर को उनके मोबाइल पर विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। अगले ही दिन 6 नवंबर को व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट भी भेजा, जिसमें उसने 2 करोड़ की फिरौती की मांग कर दी। कॉल करने वाले ने खुद का नाम राहुल बताया, कहा कि वो गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए काम करता है। अगर परिवार के सदस्यों की जान बचानी है तो 2 करोड़ रुपए की रंगदारी दो, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो। बीकानेर में एक बार फिर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और इस बार एक व्यापारी जो राजकुमार जाट है उसे ये धमकी दी गई है और उसे ये कहा गया है कि यदि वह पैसे पूरे नहीं देता है तो उसके परिवार को जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद व्यापारी ने बीचवाल थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज करवाया है, जिसमें रोहित गोदारा गैंग से जुड़े हुए राहुल रिणवा के खिलाफ फोन करने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद से व्यापारी और उसका परिवार डर के साए में जी रहे हैं। उधर पुलिस ने व्यापारी राजकुमार जाट के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है, मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 3 और व्यापारियों को धमकी भरा मैसेज और कॉल आ चुका है। फिलहाल पुलिस इस मामले को पूरी तरीके से जांच में जुटी हुई है, क्योंकि बीकानेर में इससे पहले भी 3 व्यापारियों को और इसी तरह की धमकी मिल चुकी है और एक व्यापारी के घर पे फायरिंग की घटना भी हो गई है। इसलिए पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वास्तव में इस गैंगस्टर की गैंग से ही जुड़े हुए लोगों ने ये धमकी दी है या फिर उसे किसी और ने धमकी देकर पैसे मांगने का प्रयास किया है। फिलहाल पुलिस मीडिया के सामने अभी कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन पुलिस की सक्रियता को देखते हुए ये साफ समझा जा सकता है कि पुलिस इस मामले को लेकर बड़ी गंभीर है। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए। के बॉम्बे मोटर सर्किल पर यात्री बस में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने के मामले का प्रतापनगर पुलिस ने त्वरित खुलासा किया। पुलिस ने शेरगढ़ इलाके से 3 आरोपी दशरथ सिंह और जस्सू, उगम सिंह और मोहसिन को गिरफ्तार किया। 7 नवंबर की रात को तीनों ने बस पर पथराव किया, शीशे तोड़े, चालक से हर महीने 8,000 रुपये की बंधी मांग करके धमकाया भी था। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई। आरोपियों से पूछताछ जारी है। ये बदमाश अब पुलिस के खत्ते चढ़े हैं, जिनसे पुलिस की पूछताछ जारी है, जिसमें आरोपी दशरथ सिंह और जस्सू नाम का एक बदमाश है, उगम सिंह और मोहसिन नाम का बदमाश भी पुलिस के शिकंजे में है।